अपने उत्तराखंड में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है चार धाम यात्रा से। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर का रुख करते हैं, चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारों धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चारों धामों के कपाट कब खुलेंगे, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने ऐलान कर दिया है। तो अब हम आपको तारीख भी बताते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी खत्म होने वाली है, अप्रैल की हम बात बता रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर हमने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है। प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, 26 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और बात की जाए बद्रीनाथ धाम की तो कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, तारीखों का ऐलान हो गया है, अप्रैल में चार धाम के कपाट खुल जाएंगे। निश्चित तौर पर रवि, से जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा है कि बीते वर्ष भी चार धाम यात्रा की एक भव्य तैयारी की गई थी, इस वर्ष भी चार धाम यात्रा भव्य हो, दिव्य हो, इसी को लेकर सरकार पहले से ही तैयारियां कर रही है। हालांकि जिस तरह से मंदिर समिति ने चार धाम के कपाट खुलने की बात कह दी है, जानकारी भी दी है, इसी को लेकर अब राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि अप्रैल माह में चारों धामों के कपाट खोले जाएंगे, जिनकी तिथि की घोषणा भी हो गई है। इसी को लेकर अब राज्य सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, क्योंकि यह ऐसी यात्रा होती है, देश के कोने कोने से नहीं, विदेश से भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, बाबा बद्री के यहां पर दर्शन करते हैं। इनको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि मंदिर समिति की ओर से भी जो तैयारियां है वो पूरी तैयार की जा रही है। हालांकि अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुट गया है। रवीश, संजय, अगर बुकिंग की बात की जाए, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं वो देश के कोने कोने से आते हैं, तो बुकिंग को लेकर जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कब से शुरू हो जाएगा? कब से जो श्रद्धालु हैं वो बुकिंग स्टार्ट कर पाएंगे चार धाम यात्रा के लिए जब कपाट खुलेंगे? देखिए रवीश, लगातार ही जो जिला प्रशासन है वो तमाम जो तिथि है उनकी घोषणा होने के बाद अब जो पर्यटन विभाग है वो अपनी तैयारी में जुट गया। हालांकि इस बार चार धाम यात्रा में हेली सेवा भी मुख्य केंद्र रहेगी। हरिद्वार की बात की जाए या फिर अन्य जगहों की बात की जाए, तमाम जगह से हेली सेवा भी इस बार शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश से भी यहाँ हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि पर्यटन विभाग भी अपनी तैयारी में जुट गया है। रवीश, संजय, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी हमें और जानकारी मिलती रहेगी, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हरिद्वार में पटवारी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी ने इसमें जो जांच की थी, पेपर सॉल्व सेंटर ले जाने का जो आरोप है, टीचर के पास से 2 लाख रुपए कैश भी मिला है। हरिद्वार में पटवारी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने रिटायर्ड टीचर अभय राम को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीचर पर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व सेंटर ले जाने का आरोप लगा है। साथ ही साथ टीचर के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, मार्कशीट भी बरामद की गई है। पेपर लीक मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पटवारी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआईटी ने रिटायर्ड टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और टीचर के पास से 2 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। अब अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व सेंटर ले जाने का आरोप भी इसके ऊपर लगा है। एक सप्लायर के तौर पर तो बच्चे उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, पटवारी पेपर प्रकरण लीक में अभी तक की ये 12वीं गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभियुक्त अभय राम, ये एक रिटायर्ड टीचर हैं, पीतपुर लक्सर के रहने वाले। कुछ समय पूर्व ये रिटायर्ड टीचर अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से अभियुक्तों के संपर्क में आए। उस दौरान इनकी बातचीत हुई और एक पेपर लीक प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई और उनसे बच्चे इकट्ठे करने के लिए कहा गया। तो इसके क्रम में पूछताछ की गई। पूछताछ में इस चीज़ की पुष्टि हुई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी सपुर्दगी से 2 लाख रुपए कैश में बच्चों के मूल चेक बरामद हुए हैं। कितनी गिरफ्तार इनके द्वारा रखे गए थे। गिरफ्तारियां हो चुकी है, अन्य की भी संभावित है। कुछ लोगों से पूछताछ अभी जारी है, हो सकता है कि कुछ समय बाद अन्य गिरफ्तारियां भी हों। संजय पुंडी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, ये जो पटवारी पेपर लीक का जो मामला था, अब इसमें जो है एक रिटायर्ड टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कितनी बड़ी कामयाबी से माने?
निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पटवारी जो प्रकरण है उसमें लगातार ही गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पहले ही इसमें करीब 11 गिरफ्तारी हो चुकी थी और जिस तरह से नई गिरफ्तारी इसमें सामने आई है, इसे मिलाकर अभी तक 12 लोग इसमें जेल जा चुके हैं। और इसमें जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, लक्सर के रहने वाले थे, ये पूर्व रिटायर टीचर भी रहे हैं। हालांकि इनके पास से कई चीजें बरामद हुई हैं। अभ्यर्थियों से इन्होंने एडवांस में चेक भी लिए थे, वो सब इनसे बरामद हो गया। करीब 2 लाख रुपए नगद भी इनसे मिले हैं। तो कहा जा सकता है कि पटवारी लीक प्रकरण में लगातार ही सुर्खियों में है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो विपक्ष है वो भी लगातार सरकार को घेरने में लगा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एसआईटी की कार्रवाई है वो एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि इसमें जो इंचार्ज बनाई है वो रेखा यादव को बनाया गया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जांच अभी पूरी तरीके से की जा रही है। हालांकि लगातार जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रवीश, संजय, क्या समझ में आ पाया किस तरीके से ये जो पेपर लीक होता था इसको अंजाम दिया करते थे? क्योंकि पटवारी पेपर की जो क्वेश्चन पेपर आता था वो लीक हो जाता था पहले ही, और फिर अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाता था वो, कुछ अभ्यर्थियों के पास, और साथ ही साथ जैसा बताया जा रहा है कि कैश भी बरामद हुआ है। किस तरीके से ये अंजाम दिया करते थे इस चीजों को? देखिए रवीश, आपको बता दें, जब जिस दिन यह पेपर था उस दिन कहीं ना कहीं कई नियम होते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त वहां पर मोबाइल भी नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की और जो पुलिस है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही रही है। जिस तरह से जो नोट्स होते हैं वो अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर शुरुआती दौर में इनसे डील हुई थी। हालांकि जो इसमें सरकारी कर्मचारी थे, यानी जो गोपनीय विभाग के अधिकारी थे, वो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, जिसको शुरुआती दौर में गिरफ्तार कर लिया गया था। और जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार जो रिटायर्ड टीचर हैं उनके संपर्क में थे, उनसे डील हुई थी कि जो प्रश्न पत्र है वो पूरा हम सोल्व करवा के आपको देंगे, उसकी एवज में कुछ रकम हमको देनी होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर शुरुआती में जो एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ था वो सब चीजें सामने आई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ नेता भी शामिल थे और जो अधिकारी है वो भी शामिल थे। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लगातार ही एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। रवीश, संजय, हमने देखा कि विपक्ष ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जो पेपर लीक है। सिर्फ उत्तराखंड की बात न करें, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वहां भी ये बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, विपक्षी दल लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहे। सरकार क्या कुछ कह रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए रवीश, आपको बता दें, हम देखते हैं कि विपक्ष ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता है जिसमें विपक्ष सरकार को ना घेरे। हालांकि हमने देखा है कि पटवारी पेपर लीक हो या इससे पहले जो प्रकरण रहे यूके SSSC है, सभी मुद्दों को लेकर लगातार ही जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने देखे हैं कि एक के बाद एक घोटाले होते हैं। हालांकि जो कुछ चुनिंदा लोग तो जेल चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ होते हैं वो अपने घरों में ऐशो आराम करते हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार ही जो सरकार है वो एक के बाद एक खुलासे कर रही है और लगातार ही जो मुखिया है यानी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी होगा वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। इसमें यूके SSSC का हो या फिर पुलिस भर्ती घोटाले का हो या फिर पटवारी पेपर लीक घोटाले का हो। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार धामी के निर्देश पर एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और आगे भी जांच बाकी है। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी ने की प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा। जी हां, बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी है। विशेष आमंत्रित सदस्यों की बीजेपी ने घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश कार्य समिति में 135 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश कार्य समिति में 135 सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों में 46 एवं स्थायी आमंत्रित 25 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों की बीजेपी ने घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह नियुक्तियां की गई हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। ये आप तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी ने की है प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा। विशेष आमंत्रित सदस्यों की भी, जो स्पेशल इनवाइटी होते हैं, उनकी भी घोषणा कर दी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुस्लिम फंड के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फंड संचालक अब्दुल रज्जाक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से 12 लाख और 70 हजार रुपए बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मुस्लिम फंड के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फंड संचालक अब्दुल रज्जाक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से 12,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मुस्लिम फंड के नाम पर हजारों लोगों से इन्होंने ठगी की थी। करोड़ों की ठगी कर फरार हो गए थे आरोपी। 12,70,000 रुपए इनसे बरामद हुए हैं। मुस्लिम फंड के नाम पर हजारों लोगों से हुई थी ठगी। करोड़ों की ठगी पर फरार हुए थे सभी आरोपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12,70,000 रुपए बरामद हुए हैं। मुस्लिम फंड के नाम पे लोगों से पैसे वसूलते थे, पैसे लेते थे और इस ठगी का पर्दाफाश हो गया है। जो पिछले लगभग 29-30 साल से मुस्लिम फंड बैंक वसीम एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। इसमें 6 टीम का गठन किया गया जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन, ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट की डिटेल और कितनी प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए तथा एसओजी के इन्वॉल्व किया गया जिससे कि जो हमारा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। संजय, पूरा मामला आखिर क्या है और किस तरीके से फिर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया? निश्चित तौर पर आपको बता दें, रवि से हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा बीते 30 सालों से एक मुस्लिम फंड चलाया जा रहा था। हालांकि हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों से ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे, लोग भी अपना पैसा जमा करते थे, किसी को शादी करनी थी, किसी को अपना घर बनाना था। लेकिन लोगों का भरोसा जीतने के बाद अचानक से मुस्लिम फंड संचालक यहाँ से फरार हो जाता है, जिसके बाद हरिद्वार में रह रहे लोगों में एक हड़कंप मच जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में एक तहरीर दी जाती है, एक शिकायत दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि बीते कई सालों से हम इस फंड संचालक को रुपए जमा कर रहे थे, लेकिन आज हमने वहां पर जाकर देखा तो उस फंड संचालक के बैंक का ताला लगा हुआ था। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर हरिद्वार पुलिस ने बहुत जल्द खुलासा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक पुलिस पर एक बड़ा सवाल हो जाता है कि बीते 30 सालों से लगातार इस तरह के यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे। उस वक्त हरिद्वार की पुलिस कहां सो रही थी? तो कहा जा सकता है कि लोगों की जमा पूंजी से करीब करोड़ों रुपए का यहाँ फ्रॉड हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने जांच भी की है। लेकिन जांच में सामने आया है कि अभी 2 से 2.5 लाख रुपए ही बरामद हुए हैं। लेकिन इन लोगों को किस तरह से इनका पैसा वापस मिलेगा, इन सब बातों को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि जो इन लोगों की प्रॉपर्टी है, जो बैंक खाते हैं, वो सभी सील कर दिए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरह से लोगों को इंसाफ मिलता है। रवीश जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे मुस्लिम फंड के नाम पर जो ठगी की जा रही थी। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मकानों में दरार आई। कांग्रेस नेताओं ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ की आपदा काफी चिंताजनक है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री से बात कर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। मैं जानता हूं कि राज्य के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि ऐसी आपदाओं को रोका जा सके। ये प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। बहुत चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक है। और हमने मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट करके, बल्कि 2-3 बार मिले हैं, और बार भी लोग मिले हैं, उनको सलाह दी है, उन तक अपनी बात पहुंचाई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करो की मांग की, क्योंकि हम जानते थे राज्य के पास संसाधन नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और मगर दिल्ली वाले तो केवल अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं। तो उत्तराखंड के मन की बात थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मोदी जी ने अनसुना कर दिया है और हम समझते हैं केंद्र सरकार के सामने ज़बरदस्त तरीके से हमारा पक्ष रखा जाना चाहिए। घोटाले बहुत गंभीर मामला है और सरकार का दायित्व है, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं, इसको एक चेतावनी के रूप में लें
और इससे सिस्टम को सुधार। हम लोगों ने जो यहाँ का नेतृत्व है, हम सब ने उनसे कहा है कि वो आए, क्योंकि उनने चिंता व्यक्त की। ये चिंता उनकी तरफ से थी हिमालय को लेके। पूरा हिमालय दरक रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। और जो विकास शुरू हुआ था, अगर उसमें कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है या जो टेक्निकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा इलाका एनटीपीसी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए उसको क्लीन चिट दे रही है। तो जो कॉरपोरेट्स के आगे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, घुटने टेक के बैठी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी राहुल जी के दौरे से घबराए हुए हैं, अगर वो आएंगे तो घबराहट है। हम तो चाहते से मन की बात करने वाले को लेके आ जाते तो शायद कुछ हमको पैसा मिलता, हमारा डेवलपमेंट होता। और मन की बात करने वाला जो व्यक्ति है वो लोगों से बात करने वाले व्यक्ति से घबराया हुआ है, उसकी पूरी टीम घबराई हुई। बढ़ते आगे, कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत देहरादून से हुई। आज ये यात्रा धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच गई है, जहां एक तरफ यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता यात्रा से नदारद दिखे। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के सभी नेता एक साथ हैं। वरिष्ठ नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, इसी वजह से वो देहरादून से शुरू हुई यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। तो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन यात्रा में नदारद दिखे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस में कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, सबके दिल जुड़े हुए हैं, सबके हाथ मिले हुए हैं और सब कांग्रेस के हित में काम कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम 4 लोग गए, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई भीड़ जुटाना नहीं है, हमारा मकसद है निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे साथ रहें। कल ही आपने देखा होगा 200-250 लोगों की भीड़ देहरादून में थी, कांग्रेस मुख्यालय में थी जब यात्रा यहाँ से निकली है। तो भीड़ जुटाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, वो चाहे 4 हैं चाहे 2 हैं, हम उनको लेके भी यात्रा निकालेंगे। बढ़ते आगे, चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के विरोध में चमोली जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं वो सरकार संभल नहीं पा रही है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए विरोधी पक्ष के जनप्रतिनिधियों पर निशाना बना रही है। तो चमोली पंचायत अध्यक्ष को हटाने का विरोध चल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये बीजेपी की सरकार की जो है विरोधी नीति के कारण होता है। यहाँ पे जो है एक महिला जनप्रतिनिधि चुन के आती है और इन्होंने जो है गलत ढंग से जो है रजनी भंडारी को जो है पद से हटाया है। इसका हम और विरोध करते हैं और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका हमने इसी विरोध में जो है कि इन्होंने जो है हमारे जिला अध्यक्ष को एक महिला का अपमान किया है और महिलाओं का सम्मान इनको आता ही नहीं है। रजनी भंडारी को इन्होंने तत्काल जो है पद से जो है हटाया है। पुतला भारतीय जनता पार्टी का जो पुतला फूका महेंद्र भट्ट और धामी सरकार का पुतला फूका, जैसे आप सब देखते जनपद चमोली की जो जिला पंचायत अध्यक्ष है रजनी भंडारी को जिस ढंग से इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से हटाया है, ये लोकतंत्र की हत्या लगता है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी अपनी हार अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं, शायद वो मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। हम उनसे 2 टूक कहना चाहते हैं कि वो अपना कहीं स्वास्थ्य कहीं बड़े अस्पतालों में दिखाएं। इस प्रकार की राजनीति से किस प्रकार से चुने हुए लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों को आप हटाने का जो घृणित जो कार्य कर रहे हैं, ये निंदाजनक है। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें राज्य भर में हैं अब 81,67,568 मतदाता है। राज्य में 93,866 सर्विस वोटर और 295 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हुए हैं। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 52,381 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। चलने के बाद जो आज हमारा अब अंतिम प्रकाशन हुआ है, अब अंतिम रूप से आज हमारे जो आंकड़े हैं वो टोटल मतदाता हैं 81,67,568 81,67,568
जिसमें कि मेल हैं 42,35,953 और फीमेल हैं 39,31,320 और ट्रांसजेंडर हैं 295। जोशीमठ के लोगों ने एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ हल्ला बोला है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली। रैली में शामिल हुए सामाजिक कार्यकर्ता और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि जोशीमठ आपदा की वजह एनटीपीसी की विष्णुघाट परियोजना है। इस परियोजना को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द प्रभावितों का विस्थापन करने की मांग भी की। तो जोशीमठ आपदा प्रभावितों ने रैली निकाली, लोगों ने नारे लगाए एनटीपीसी गो बैक। इन लोगों का कहना है कि एनटीपीसी ने जो विष्णुघाट परियोजना चलाई उसी की वजह से ये दरारें आई हैं भवनों में। तो इस खास पेशकश में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।